नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद इंटरेस्ट में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेपाल इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि नेपाली गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने वाली है टू अपडेट देयर मैप। बट हर देश अपना मैप अपडेट करता है, तो व्हाई दिस इज अ न्यूज़? So get ready to explore the truth. तो आइए चलते हैं 1816 की तरफ, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे सुगौली ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बेसिकली इंडिया और नेपाल की सीमाएं निर्धारित की गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द काली रिवर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। पर समझने वाली जो बात यहाँ पे है वो यह है कि काली रिवर दो स्ट्रीम से होते हुए फाउंड होती है, यानी कि उसका जो ओरिजिन है वो निश्चित नहीं है। सो ये एक टेंशन था दोनों देशों के लिए, इंडिया एंड नेपाल के लिए। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए ये है काली रिवर जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ये है नेपाल और यहाँ पे है इंडिया। तो काली रिवर वर्क करती है एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल अकॉर्डिंग टू सुगौली ट्रीटी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो काली रिवर का स्रोत है वो निश्चित नहीं है। अगर नॉर्थ वेस्ट में हम देखें, अर्थात जिस साइड इंडिया है वहाँ इसका स्रोत है लिम्पियोधुरा, बट नॉर्थ ईस्ट में इसका जो स्रोत है वो है काला पानी। तो द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि कौन सा स्रोत एज अ बाउंड्री कंसिडर किया जाना चाहिए। तो अगर हम ब्रिटिश सर्वे मैप्स की बात करें तो 1857 तक, अर्थात जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय लिम्पियोधुरा यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट एज अ बाउंड्री कंसिडर किया जाता था। बट 1879 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यानी कि काला पानी वाला जो रीजन था उसे एज अ बाउंड्री कंसिडर किया जाने लगा। और ये बाउंड्री तब तक कंसिडर की गई जब तक 1962 अर्थात चाइना और इंडिया का वॉर हुआ। 1962 में चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में भारत के सामने उभर के आया था। तो भारत को सहायता करने के लिए उस समय के नेपाल के राजा, अर्थात 1962 में जो नेपाल के राजा हुआ करते थे किंग महेंद्र, उन्होंने भारत को नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन यानी कि काला पानी वाले रीजन में अपने ट्रूप्स जो है स्टैब्लिश करने की अनुमति दे दी थी। और इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट यानी कि काला पानी वाले रीजन में अपने ट्रूप्स स्टैब्लिश कर लिए। बट 1969 में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, उनके ट्रूप्स को वहाँ से हटा दिया। बट नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है यानी कि काला पानी वाले रीजन के केवल 10 किलोमीटर इंडिया की ओर उन्होंने अपना बेस कैंप स्टैब्लिश किया। उसके बाद इंडिया और नेपाल दोनों की सहमति से नॉर्थ ईस्ट यानी कि काला पानी वाला जो रीजन है एज अ बाउंड्री कंसिडर किया जाने लगा। बट टेंशन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया तब स्टार्ट होती है जब इंडिया कंस्ट्रक्ट कराती है एक रोड वाया लिपू लेक पास, और जो लिपू लेक पास है वो पड़ता है लिम्पियोधुरा यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन और काला पानी यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के बीच में। इस रोड का मेन जो मोटो था वो तो अमरनाथ जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसे इजी बनाना। बट यहाँ पे टेंशन यह था कि इंडिया ने बिना नेपालीज अथॉरिटी को बताए हुए इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा जो दूसरा टेंशन का रीजन था वो था 2015 का एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर लिपू लेक पास एस्टेट। ये भी बिना नेपालीज अथॉरिटी को बताए हुए इंडिया ने और चाइना ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। और जो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया नेपाल टेंशंस का वो है 8th एडिशन ऑफ इंडिया मैप। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के बाइफिकेशन के बाद जो नया अपडेटेड मैप सामने आया वो नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, बिकॉज इट शो काला पानी एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और हम सभी जानते हैं कि 1962 और 1969 के बाद नॉर्थ ईस्ट में जो काला पानी रीजन है वो एज अ बाउंड्री कंसिडर किया जाता है। बट इंडिया ने काला पानी को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया इस मैप में दर्शाया। और इन सभी के विरोध में नेपाल ने अपना एक अपडेटेड वर्जन तैयार किया अपने मैप का। उसमें नेपाल ने काला पानी, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काला पानी रीजन है जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था लिम्पियोधुरा वाला पार्ट। तो पहले अभी तक अर्थात 2019 तक काला पानी जो रीजन था, काला पानी रीजन को नेपाल एज अ बाउंड्री कंसिडर करता था। बट उनके अपडेटेड वर्जन में लिम्पियोधुरा को एज अ बाउंड्री कंसिडर किया गया, अर्थात लिम्पियोधुरा स्रोत से जो काली रिवर निकलती है वो अब एज अ बाउंड्री कंसिडर होगा, विच इज़ अ बिग, बहुत बड़ा एक थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए।
आगे मैं बताऊंगी कैसे ये थ्रेट हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं सुगौली जो ट्रीटी थी उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि ट्रीटी आखिर में होती क्या है। अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस और बिटवीन टू नेशंस, जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ये एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें दोनों को लाभ पहुंच रहा हो, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी को थोड़ा ज़्यादा लाभ और किसी को थोड़ा सा हानि पहुंच रही हो। बट अगर सुगौली ट्रीटी की बात करें तो यहाँ पे नेपाली जो अथॉरिटीज़ थी, यानी कि नेपाल को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी इस ट्रीटी से। उसके अलावा अगर हम आर्टिकल 9 ऑफ सुगौली ट्रीटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द ट्रीटी से दैट द ट्रीटी शैल बी अप्रूव्ड बाय द किंग ऑफ नेपाल, बट देयर इज नो रिकॉर्ड द ट्रीटी बीइंग अप्रूव्ड बाय किंग किरवाना युद्धा विक्रमशिला। तो आर्टिकल 9 जो सुगौली ट्रीटी की है वो यह कहती है कि जो ट्रीटी है शुड बी साइंड बाय द नेपाली किंग। बट अगर आप wordpress.com एक साइट है उसका एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो देयर इज नो साइन कि ट्रीटी नेपाली जो राजा थे उस टाइम पे उनके द्वारा साइन हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाली गवर्नमेंट की ओर से जो ट्रीटी साइन है वो चंद्रशेखर उपाध्याय ने की थी, नॉट किंग गिरवाना युद्धा जो उस टाइम नेपाल के राजा हुआ करते थे। सो ये वैलिडिटी ऑफ ट्रीटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसके अलावा सुगौली जो ट्रीटी थी वॉज नॉट साइन फिलिंगली। किसी भी ट्रीटी के को साइन करने के लिए दोनों जो अथॉरिटीज़ है यानी कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बट इन केस ऑफ सुगौली ट्रीटी नेपाली जो अथॉरिटी थी वो इसके खिलाफ थी, क्योंकि इस ट्रीटी के कारण जो नेपाल था वो अपना एक बहुत बड़ा भूभाग खो रहा था, जिसके कारण नेपाल को कई हानियां पहुंच सकती थी। तो इन सभी जो फैक्ट्स हैं उनसे जो ट्रीटी है उसकी वैलिडिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उभर आता है। बट हम आप बात करेंगे कि कैसे नेपाल और इंडिया एक अच्छे रिलेशंस बना सकता है इन सभी टेंशन्स को दूर करके, और जो इसका एकमात्र सोल्यूशन है वो है निगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जब इंडिया और नेपाल दोनों आपस में बातचीत करके इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाएंगे उसके बाद ही एक अच्छे रिलेशंस दोनों के बीच में बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो नेपाल और इंडिया का जो ट्रेड है फ्री ट्रेड है, यानी कि आप इंडिया और नेपाल दोनों आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि इंडिया और नेपाल के लोगों को एक दूसरे की कंट्रीज में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिए, आप इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री ट्रेड है, उसके अलावा देयर इज नो नीड फॉर वीज़ा, तो व्हाई दिस बॉर्डर डिस्प्यूट इज देयर। तो दोनों कंट्रीज़ को बातचीत करके इस बॉर्डर डिस्प्यूट का जो ये हाल फिलहाल मामला आ रहा है उसे सुलझाना होगा और एक अच्छे रिलेशंस के साथ दोनों कंट्रीज़ को आगे बढ़ना होगा। सो ये कैसे इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है। एक्चुअली आर्मी चीफ जो है इंडिया के, उन्होंने एक सेमिनार में एक कमेंट किया था नेपाल के न्यू मैप को लेकर, और उन्होंने कहा था अपनी स्पीच में कि नेपाल जो भी अपडेटेड वर्जन निकाल रही है अपने मैप का वो किसी के कहने पे निकाल रही है। हालांकि उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं कहा था, बट उनके शब्दों का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि चाइना के कहने पे नेपाल ये सब कर रही है। तो हालांकि जो नेपाल के आर्मी स्पोक्स पर्सन है विज्ञान पांडे, उन्होंने बताया कि ये पॉलिटिकल बेस्ड स्टेटमेंट है, इसका मिलिट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट बात ओवर कंट्रोल तब हो जाती है जब नेपाली डिफेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट द मिलिट्री, और अगर ये मिलिट्री को अफेक्ट करती है तो इट कैन बी अ very big threat for India's security, because one of the finest जो रेजिमेंट है इंडिया की वो है गोरखा रेजिमेंट, जो कि कंसिस्ट करती है 90% ऑफ नेपालीज। तो अगर इस टाइप के कमेंट्स मिलिट्रीज को भी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ थ्रेट फॉर इंडिया, बिकॉज गोरखा रेजिमेंट ही एक रेजिमेंट है, वन ऑफ द रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश के टाइम से इंडिया को सेव करते आ रही है। उसके बाद पार्टीशन के बाद इंडिया को पाकिस्तान के टेररिस्ट और पाकिस्तान और चाइना से भी गोरखा रेजिमेंट ने ही सेव किया है। सो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में हो रही हैं, इट कैन बी अ वेरी बिग थ्रेट फॉर इंडिया सिक्योरिटी। सो बाइलेटरल टॉक्स यानी कि बातचीत ही एकमात्र उपाय है इंडिया नेपाल के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो में सुगौली संधि के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए, तो क्या लगता है आपको, क्या सुगौली जो ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच वो वैलिड थी? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप
कि आपको ये वीडियो पसंद आई।